गुड इवनिंग क्लास। देखिए मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं, जब माइक दूसरा है चेक कर लेते हैं। आवाज़ पहुंच रही है मेरी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जरा ये वाला माइक लगाते हैं, आप जरा बताइएगा कि इससे जा रहा है या नहीं। ये दूसरा लिए हो, सोच रहा इतना बड़का लग रहा है, भैंस के पगा दे दिया है। सोच रहा को समझे में नहीं आई कि मास्टर को लगाना है कि भैंस को लगाना है। माइक बनी ले भैंस के साइज का। आवाज जा रही है? अब बताइए तो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आवाज जा रहा है बाबू? ठीक है, आवाज ठीक है ना? बताइए, इतना बड़का झोंझे दे ले, सोचो भैंस के पगहा बना दिया है। इसी से पढ़ाएं कि उससे पढ़ाएं? तो चलिए बाबू, क्या करेंगे, तब इतना बड़का माइक दिया जाता है, वो सोच रहा को दिमाग काम नहीं कर रहा था। देखिए आपको हम दर्रा वगैरह बताए थे। आज थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे आपका। लंबा क्लास लेंगे तो कोई तो दिक्कत नहीं होगा किसी को। देखो बबुआ, हम लोग थोड़ा सा झील के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? झील के बारे में। इससे पहले हम आपको दर्रा के बारे में पढ़ा दिए थे। हाँ, सिक्किम में नाथुला मतलब नाक जल गया, उसका ट्रिक बताए थे। नाथुला नाथुला जयलेपला था। दिया यानी दीफू और यांग्याप अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला भी अरुणाचल प्रदेश में था। तुजू दर्रा था। कितने लोग बता सकते हैं पालघाट दर्रा किस राज्य में था? कितने लोग बता सकते हैं पालघाट दर्रा किस राज्य में था? पालघाट दर्रा बताइए। पालघाट, हाँ, केरल तमिलनाडु को जोड़ रहा था। केरल और तमिलनाडु को जोड़ रहा था। अब हम लोग थोड़ा सा झील समझते हैं। देखिए, झील में एक चीज याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे झील हैं और ये सब के सब मीठा पानी का है। मीठा पानी उसे बोलते हैं, मीठा जल यानी जो पानी साफ होता है जिसे आप आराम से पी सकते हैं, मीठा पानी का ये झील है। जम्मू कश्मीर की झील का एक ट्रिक याद रखिएगा, इसके लास्ट में नाग नागिन जरूर लगा रहेगा। नाग या नागिन लगा रहेगा। जैसे बैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, कातिश नाल, जितना नाल है, नाग नागिन है, वो सारा का सारा किस में रहेगा? जम्मू कश्मीर में। इस जम्मू कश्मीर में नाग नागिन के अलावे दो तीन ठो और याद रखिएगा। बूलर झील। कौन सा? बूलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, बूलर झील। डल झील, जम्मू कश्मीर श्रीनगर इसी डल झील के किनारे, बड़ा सुंदर झील है ये डल झील। डल झील पर क्या होता है, नाव वगैरह चलती है, उसी पे सब्जी वगैरह का मार्केट लगा दिया जाता है डल झील पर। डल झील है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर पर है। यहाँ पर डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर पे। कितने लोग बता सकते हैं डिडवाना झील कहाँ है? कितने लोग बता सकते हैं डिडवाना? बैरी नाग वगैरह तो उसी पे होगा जम्मू कश्मीर में। नागिन झील बताइए तो। डिडवाना राजस्थान में है। अभी उसको रहने दीजिए, राजस्थान में चलेंगे तो बता देंगे। ठीक है, राजस्थान में है, राजस्थान में। तो एक ये याद रखेंगे बस इसमें, बूलर झील और डल झील। जम्मू कश्मीर में क्या याद रखेंगे? बूलर झील और डल झील। अब बात करते हैं जरा उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी आपको झील, डिडवाना राजस्थान में है, सांभर झील भी राजस्थान में है, मानसब्बर झील भी वही है, राजसमंद भी वही है, जैसमंद भी वही है,
राजस्थान में। उत्तराखंड, देखिए यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड के झील का नाम में हमेशा ताल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ताल। भीमताल, राकसताल, नैनीताल, जितना झील है सब, जिसमें लास्ट में क्या लगा रहता है? ताल लगा रहता है। वो कौन सा झील, वो कहाँ आते हैं? उत्तराखंड में। कौन, कहाँ से जाएंगे? उत्तराखंड में। लेकिन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है रामगढ़, रामगढ़ ताल। क्या नाम है? रामगढ़ ताल। कौन सा ताल है? रामगढ़ ताल। तो ये रामगढ़ ताल है। याद रखिएगा, इसको मत मार दीजिएगा ताल सोच के कि यही सर बताए थे कि ताल लगा रहा था तो मार दे उत्तराखंड में। ये रामगढ़ ताल यूपी के गोरखपुर में, यूपी में गोरखपुर में बहुत बड़ा सा झील है। ये तालाब है, झील है, बहुत बड़े आकार का झील है। मतलब इतना बड़ा झील तो बहुत बड़ा होता ही है, उसमें एक गांव बस जाएगा, इतना बड़ा होता है। तो ये राकस, बाकी जितने ताल लगे रहेंगे सब उत्तराखंड भेज दीजिएगा। बस एक यही ताल है जिसमें आपको कहाँ भेज देना है? यूपी में भेज देना है, यूपी में। तो इधर से जम्मू कश्मीर फरियादी है, उत्तराखंड फरियादी है, यूपी फरियादी है। बिहार से भी पूछ सकता है, तो बिहार में भी कौन सा हो सकता है? काबर झील। बिहार में बोले तो काबर झील। बिहार में कौन सा झील है? काबर झील। बेगूसराय में है बिहार का काबर झील, बेगूसराय में है बिहार का काबर झील। तो एक यहाँ में काबर झील याद रखेंगे। सिक्किम में चोलामू झील, सिक्किम में चोलामू झील। सिक्किम में कौन सा है? चोलामू झील, चोलामू। याद रखते चलिए मेरे साथ, सिक्किम में कौन सा है? चोलामू झील। भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? चोलामू झील। बिहार में कौन सा होगा भैया? नक्शा से याद रखेंगे, बिहार में कौन सा होगा? तो भैया इसका बिहार का है आपका काबर झील। बिहार का कौन सा है? काबर झील। चोलामू पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण झील नहीं है। एक हिमाचल प्रदेश में जब नदी पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, एक तो ब्यास कुंड नाम का झील है जिसमें से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास कुंड नाम का झील है जिसमें से ब्यास नदी निकलती है। अब यहाँ मणिपुर में एक झील है, आप बता सकते हैं मणिपुर वाले झील को? मणिपुर वाले झील को आप बता सकते हैं मणिपुर में कौन सी झील है? बताइए तो, मणिपुर में कौन सा झील है? तो मणिपुर में जो झील है उस झील का नाम क्या है? उसमें लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील जो है, लोकटक झील। आप बताएंगे लोकटक झील जो है, इस लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इस लोकटक झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? लोकटक झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? लोकटक झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कैबुल लामजाओ, वेरी गुड। कौन सा झील है? कौन सा है? कैबुल लामजाओ। तो एक यहाँ वाला याद हो गया। इस तरह से आपको याद हो गया। जम्मू कश्मीर में बस दो याद रखना है। कौन सा? बुलर झील और डल झील। बुलर झील बड़ा है और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है बुलर झील। डल झील सुंदरता में एक नंबर आता है। डल झील। सोच रहा है करंट मार रहा है। अरे मत मार, रात में मार देगा 11 बजे रात को ही में ढो के हम सूझ जाएंगे। सोच रहा भयानक करंट मार रहा है रे। इसका मतलब पीछे से कोनो चूहा हुआ काट दिया है इसको। चूहन सबको भी समझ में नहीं आता है। अब ये दवाई लिया के दे दो, मर जाएंगे लोग साले लोग। और नहीं तो इसे मारेंगे लोग तो बढ़िया बढ़िया सामान में काट देगा लोग। चलिए ध्यान दीजिए इधर, ये झील याद रहेंगे आपको, ये वाले झील सब। चलिए अब आगे की झील को देखते हैं हम लोग। कौन सा झील? ये भैया आगे, ये वाले जो झील है, ये आपका चिल्का झील है। उड़ीसा में कौन सा झील है? चिल्का झील। उड़ीसा में झील कौन सा है? चिल्का झील। चिल्का। देखिए जो झील समुद्र के किनारे होता है ना, उसे हम लोग लैगून झील कहते हैं। तो चिल्का झील एक लैगून झील है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू झील है और एक आंध्र प्रदेश के नीचे पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में दो झील याद रखिएगा, कोलेरू, और एक याद रखिएगा पुलिकट। पुलिकट, पुलिकट याद रखिएगा। तो ये चिल्का झील है, ये कोलेरू झील है, ये पुलिकट झील है। चिल्का कोलेरू पुलिकट, चिल्का कोलेरू पुलिकट झील, चिल्का कोलेरू पुलिकट। तो चिल्का कहाँ पे? उड़ीसा में। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में।
इस पुलिकट झील पर हमारे इसरो का एक लॉन्चिंग स्टेशन है जिसका नाम आपको पता होगा श्रीहरिकोटा। इस झील के बीचों बीच में वो द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। वहीं से हमारे रॉकेट वगैरह को क्या किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, रॉकेट को छोड़े जाते हैं। केरल में है एक वेम्बनाड झील। केरल में कौन सा, वेम्बनाड झील। ये सबसे लंबा झील है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील, वेम्बनाड। कौन सा झील भैया, वेम्बनाड झील। केरल में सबसे लंबा झील का नाम है वेम्बनाड झील। केरल का सबसे लंबा झील वेम्बनाड झील। अब याद रखिएगा, ह से हैदराबाद, ह से हुसैन सागर और निजाम सागर। ह से हैदराबाद, ह से हुसैन सागर एक मुस्लिम का नाम झलक रहा है, और निजाम सागर ये भी मुस्लिम का नाम झलक रहा है, और हैदर अली से हैदराबाद से थोड़ा थोड़ा झलक रहा है। ये याद रखने के लिए झलका रहे हैं यार, ऐसे कोई मुस्लिम हिंदू से मतलब नहीं है, ये हमारा देश है, इसमें केवल हिंदुस्तानी रहना है। देखो भाई, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है ना, इसमें अगर आप किसी धर्म को लेके जाएंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप हिंदुस्तानी बन के रहेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां आप लगेंगे कि नहीं हम हई धर्म अपना ले, हऊ धर्म, दिक्कत होगा यहाँ पे। सबसे बेहतरीन है भैया हिंदुस्तानी बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब तुमको मानेंगे, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। चाहे वो हमारे स्वामी विवेकानंद हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, राजा राम मोहन राय हो, सब लोग रहता है। तो इसलिए यहाँ पर बस याद रखने के लिए एक ट्रिक बताएं कि हैदराबाद से याद रखेंगे हुसैन सागर और निजाम सागर। अभी हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, अभी हैदराबाद कहाँ चला गया, तेलंगाना में। भारत का सबसे लंबा झील कौन सा है, बता सकते हैं, भारत का सबसे लंबा झील, भारत का सबसे लंबा झील हुसैन सागर या हैदराबाद में है तो कहाँ से तुमको आंध्र प्रदेश चल जाएगा वो। केरल का पुली वेम्बनाड झील, केरल का वेम्बनाड झील। इसमें नाव का एक रेस होता है जिसको कहते हैं बालम काली नेहरू ट्रॉफी, बालम काली नेहरू ट्रॉफी। उसमें नौवा वाला इसे रेस लगाते हैं सब वहाँ पे। अब कर्नाटक में कोई खास झील नहीं है, गोवा में कोई खास झील नहीं है। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम क्या है, लोनार झील, लोनार झील। कौन सा झील, लोनार झील। महाराष्ट्र की झील का नाम क्या है, लोनार झील। महाराष्ट्र में स्थित झील का नाम लोनार झील। महाराष्ट्र की झील का नाम क्या है, लोनार झील। अब ये महाराष्ट्र का झील हो गया। अब थोड़ी देखिए यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में एक दिक्कत हो जाता है, गुजरात और राजस्थान में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी आप इसको रिवाइज कर लिए। हम आपसे पूछते हैं कैबुल नाम जाओ यानी लोकटक झील किस कहाँ पर है, लोकटक झील किस राज्य में है, आप बताइए फटाफट बताइए, लोकटक झील कहाँ है। हाँ ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में। भारत का सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील, चोलामू है। बिहार में कौन सा झील है, काबर झील। बिहार में कौन सा है, काबर झील। रामगढ़ ताल कहाँ पर है, रामगढ़ ताल बोलिए तो, रामगढ़ ताल कहाँ है, रामगढ़ ताल बताइए तो, रामगढ़ ताल कहाँ होगा। रामगढ़ ताल यूपी में है, वेरी गुड, रामगढ़ ताल यूपी में। देखिए वेम्बनाड झील केरल में है, इसी के पास एक अष्टमुडी झील है। वेम्बनाड झील के पास ही एक कौन झील है, अष्टमुडी झील। वेम्बनाड झील के पास एक झील का नाम क्या है, अष्टमुडी झील। कहाँ पर है, वेम्बनाड के पास है। और आपको पता होगा कि यहीं पर एक और छोटा सा झील है जिसका नाम है पेरियार झील, जिसके नाम पर पेरियार राष्ट्रीय परियोजना भी है। तो पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बनाड, ये तीनों कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बनाड, पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बनाड। लोनार झील ये उल्का पिंड अंतरिक्ष से गिरा था जिस वजह से ये बन गया। तो उल्का पिंड के से होने वाला गड्ढा को हम लोग कहते हैं क्रेटर। उल्का पिंड के गिरे गड्ढा से हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर। तो ये क्रेटर झील है। कौन सा झील है, क्रेटर झील है। और यहाँ पर अष्टमुडी हो गया। अब बच गया भैया राजस्थान। तो देखो भैया राजस्थान में कुछ कुछ याद रखना। पहला पिछौला झील,
पिछौला झील, पिछौला झील। उसके बाद राजसमंद, राजसमंद, जयसमंद, राजसमंद, देखिए जिसमें समंद लगा रहेगा, समंद, मंद, ये राजस्थान में। जयसमंद, राजसमंद, ये कहाँ पे है? राजस्थान में। डिडवाना, कौन सा? डिडवाना, डिडवाना झील राजस्थान में है। तो ये दो चार ठो याद रखिएगा, पिछौला, राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पिछौला झील, डिडवाना झील, पिछौला झील, डिडवाना झील, राष्ट्रमंद, राजसमंद, जयसमंद, राष्ट्रमंद, जयसमंद। और आप सांभर तो सबको याद होगा भैया, राजस्थान का सांभर झील सबको याद होगा। सांभर झील किस लिए फेमस है? सांभर झील किस लिए फेमस है, बता सकते हैं? सांभर झील किसके लिए फेमस है? नमक के लिए। सांभर झील किसके लिए फेमस है? नमक के लिए। राजसमंद कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। फतेह सागर राजस्थान में। मानसबल, मानसबल तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। फतेह सागर कहाँ पे है? राजस्थान में। फतेह सागर राजस्थान में, फतेह सागर राजस्थान में। देखिए आपको कोई भी चीज़ जल्दी याद नहीं होता है, तो इसके लिए कोई ट्रिक याद रखिएगा। राजस्थान के लोग को ना जीत बहुत प्यारी थी। जीत को क्या कहते हैं? फतेह बोलते हैं, फतेह। चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे वो उदय सिंह हो, या राणा कुंभा हो, या पृथ्वीराज चौहान हो, ये राजस्थान के बहुत पराक्रमी पराक्रमी योद्धा थे ये लोग। तो इन लोग को फतह चाहिए थी। क्या चाहिए थे? फतह। क्या राजस्थान के राजाओं को धन दौलत पैसा चाहिए था? नहीं, उन्हें फतह चाहिए थी, फतह, जीत चाहिए थी। तो फतह सागर राजस्थान, फतह सागर राजस्थान। पिछौला झील, अंग्रेज यहाँ पे बड़े बड़े मुगल भी आके पिछड़ जाते थे, तो यहाँ से क्या याद रखें? फतेह सागर, पिछौला झील। राजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं। आप किस राज्य में सबसे ज़्यादा राजा मिलेंगे? राजस्थान में। तो इसलिए राजा से याद रखें राजसमंद। और राजाओं की हमेशा जय होती है, विजय होती है, तो जयसमंद क्या होगी? जयसमंद। तो कैसे याद रखेंगे भैया इसको? यहाँ पर फतह सागर, पिछौला झील, राजसमंद, जयसमंद और सांभर सबको याद रहता है। सांभर और डिडवाना इसे याद रखेंगे, सांभर झील और डिडवाना झील, सांभर झील और डिडवाना झील, सांभर झील और डिडवाना झील। हो गया? लंबा में भैया ये वाला है, लंबा वाला बेम्बनाड झील है, लंबा वाला बेम्बनाड झील। जो कि जम्मू कश्मीर में एक और याद रखें, मानसब्बल झील। देखिए जम्मू कश्मीर में कौन सा याद रखेंगे? मानसब्बल झील। जम्मू कश्मीर में एक तो और याद रखेंगे, कौन सा? मानसब्बल झील। जम्मू कश्मीर का एक और झील याद रखेंगे, मानसब्बल झील, मानसब्बल झील। अब एक बात बताइए, मानसब्बल झील किस लिए, कैसे याद रखेंगे? जम्मू कश्मीर से हमें ना 1 रुपया मिलता है, न दिक्कत होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर हमारी नाक की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। तो मान सब्बल, मान सब्बल झील। जम्मू कश्मीर की लड़ाई हमारे लिए कैसे है? मान सम्मान की लड़ाई, मान सम्मान की। लेकिन वहाँ नाग और नागिन बहुत बैठे हैं सब, वहाँ नाग नागिन बैठे हैं सब, बैरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग, ये डिडवाना झील, सांभर और डिडवाना। देखिए वहाँ पे फतह चाहिए थी, इसलिए फतह सागर। क्या थी? फतह चाहिए थी, फतह सागर। वहाँ में राजा ज्यादा होते थे तो राजसमंद, राजाओं की जीत होती थी तो जयसमंद। सब पीछे रह जाते थे, इनके इनसे आगे कोई नहीं निकल पाता था, पीछे रह जाते थे। पिछौला झील, कौन सा झील? पिछौला झील। अरे यार बफरिंग क्या करेगा? ससुरा बफरिंग कर रहा है, काहे बफरिंग करेगा ये? अरे यार ठीक है। सर वो पूछा, सर आपका नाम क्या है? क्या करेगा वो नाम जान के? ये याद रखो ना, ये सब काम आएगा। महाराष्ट्र में क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? महाराष्ट्र में क्रेटर निर्मित झील,
झील सब समझ में आ गया। अब झील से क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे, टोटल झील से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। बताइए तो, अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील, बताइए अष्टमुडी झील, कौन सी झील? अष्टमुडी झील, झील का नाम बोलिए, अष्टमुडी झील, कौन सी झील? अष्टमुडी झील, केरल, हाँ पेरियार झील, केरल, ठीक है। आप बताइए तो, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, हाँ ठीक है, फटाफट बताइए, हम धड़ा धड़ पूछते जाते हैं। रामगढ़ ताल, डल झील, डल झील, अब बताइए नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल झील कहाँ होगा? नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, खुपरताल, 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 देवताल, 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 राकसताल, मालाताल, मालाताल, हाँ ये जितना ताल तलैया है सब भेज दीजिए उत्तराखंड, सब भेज दीजिए उत्तराखंड। नागिन झील, नागिन झील, हुसैन सागर, हुसैन सागर, हाँ हुसैन सागर पूछ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, अरे वही है हैदराबाद में, हैदराबाद, निजाम सागर वही आंध्र तेलंगाना है, वहाँ पे कोलेरू और पुलिकट झील, कोलेरू और पुलिकट झील, वेरी गुड। केरल के तीनों झील के नाम बताइए, केरल के तीनों झील के नाम। केरल के तीनों झील के नाम बताइए, एक दूगो नहीं, तीनों। तीनों के नाम, हाँ तीनों, तीनों ठीक है, ठीक है, पेरियार, अष्टमुडी और पश्च सागर, पेरियार हो गया। याद रहेगा आप लोग को? याद रहेगा ना? झील याद हो गया, झील याद हो गया ना, कंप्लीट। चलिए झील से क्वेश्चन पूछ रहा है, जल प्रपात देखते हैं। देखिए उत्तर भारत में, भारत के ऊपरी हिस्सा में ज़्यादातर आपको झील झील मिलेगा, लेकिन भारत के नीचे भाग में जाएंगे ना तो आपको जलप्रपात मिलेगा। क्या मिलेगा? जलप्रपात मिलेगा। कितने लोग बता सकते हैं हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? झारखंड में हुंडरू जलप्रपात, मध्य प्रदेश में आपका धुआंधार जलप्रपात, कर्नाटक में आपका जोग या गरसोप्पा या सरावती नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। कितने लोग बता सकते हैं हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर।
झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर, किस पे याद रखेंगे, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर। यह है आपका मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी। धुआंधार यन्ना, धुआंधार और यन्ना, धुआंधार और यन्ना, धुआंधार तथा यन्ना। शरावती नदी पर, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, शरावती नदी पे जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी, शरावती नदी पे जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, शरावती नदी पे जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। इतना अगर याद है ना तो आपको एग्जाम से दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। इंद्रावती जलप्रपात कहाँ पर है, कितने लोग बता सकते हैं इंद्रावती जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, इंद्रावती नहीं चित्रकूट, ले ससुरा उल्टा बोल दी, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी उत्तर छत्तीसगढ़ में, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में, चित्रकूट छत्तीसगढ़ में, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। बस आपको यही याद रखना है। पहला बोलिए तो धुआंधार, ये हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात। दूसरा धुआंधार, धुआंधार और एक यन्ना, धुआंधार और यन्ना। महात्मा गांधी या जोग, जोग या महात्मा गांधी, जोग या महात्मा गांधी। चित्रकूट, चित्रकूट। शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। आप बताइए चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़, चित्रकूट वाला छत्तीसगढ़, ठीक है। शिव समुद्रम बताइए आप, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। चित्रकूट वाला छत्तीसगढ़ है। जोग या गरसोप्पा शरावती नदी, शरावती नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड, स्वर्णरेखा नदी झारखंड, स्वर्णरेखा नदी झारखंड। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड, स्वर्णरेखा नदी झारखंड, झारखंड। ये जलप्रपात याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन रेयर पूछते हैं, सब मेन नहीं पूछते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को कि कहाँ चला गया रे तुम, इधर आओ, तू कहाँ जा रहा है? जलप्रपात में किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग। शिव समुद्रम जलप्रपात बताएंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी। चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। जोग गरसोप्पा शरावती नदी, ये कहाँ पर है भैया? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात और यन्ना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर है? झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में, स्वर्णरेखा झारखंड। अब नदियों के बारे में देखिए, जलप्रपात को 4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। नदियों के बारे में देखते हैं। नदियों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़े कौन नदी कहाँ से निकल रही है, नदियों से ससुरा क्वेश्चन पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है ससुरा? नदियन से क्वेश्चन पूछ रहा है। इनसे शुरू नदियन से क्वेश्चन पूछेगा तो नदियों से बताएंगे। देखिए, भारत में, उत्तर भारत में 3 प्रमुख नदी है, गंगा, एक तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कुछ ऐसी नदियां हैं जो इधर उधर से घूम के सिंधु में मिल जाती हैं, इसलिए इन्हें सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो इधर उधर से घूम के लास्टली गंगा में मिल जाती है, इसलिए इसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। और कुछ ऐसी नदियां हैं जो इधर उधर से घूम के ब्रह्मपुत्र में आके मिल जाती है, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। तो मेनली हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में 3 सिस्टम काम करते हैं। एक गंगा का सिस्टम है, एक सिंधु का सिस्टम है और एक ब्रह्मपुत्र का सिस्टम है। उत्तर भारत में ये 3 नदियों के मेन सिस्टम है। नदियों के ये मेन कितने सिस्टम है? 3 सिस्टम है उत्तर भारत में। तो हम लोग इन तीनों को देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? इन तीनों सिस्टम को देखते हैं। पहले किस सिस्टम से शुरुआत करें?
बोलिए पहले किस सिस्टम से शुरुआत करें? सिंधु से? सिंधु से? तो चलिए हम सिंधु से ही स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? सिंधु से। देखिए, सिंधु जलप्रपात जो है आपका, वो सिंधु नदी वो निकलती चाइना से। कहाँ से निकलती? चाइना से। चाइना से निकलती सिंधु नदी और पाकिस्तान में चली जाती। कहाँ चली जाती? पाकिस्तान में, सिंधु नदी। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पूछेगा आपसे, सीधा पूछेगा सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से। अब इसमें याद क्या रखना है आपको, इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। जिंदगी भर आपको झेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। जिंदगी भर आपको झेलना है। कब? अगर आपने चरस खा लिया तो। चरस एक प्रकार का नशा है जो जहर का काम करता है, तो ये झेलना पड़ेगा। अगर आपने जिन चरस नाम का विष खा लिया तब, तो झेलना से हो जाएगा झेलम, च से हो जाएगा चिनाब, र से हो जाएगा रावी, स से हो जाएगा सतलज, बीस से हो जाएगा ब्यास। झेलम चिनाब रावी सतलज 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 ब्यास। ये किसकी नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो देखिए, ये झेलम नदी है, यहाँ झेलम नदी। और झेलम नदी से भी बड़ी नदी है आपकी चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। झेलम चिनाब, देखिए झेलम चिनाब रावी नदी उसके बाद आएगी, रावी नदी। सारी नदियां इसमें मिल जाएगी। सतलज नदी, सतलज नदी भी भारत से नहीं निकलती है, ये भी निकलती है इसी से, और जाके किस में मिलती है? चिनाब में मिलती है। ब्यास नदी जो है इसमें जाके मिल जाती है। यानी देखिए, सिंधु में क्या हो रहा है कि मेन जो नदी है वो सिंधु नदी है, और इस सिंधु नदी में एक ही आके मिलती है, वो कौन सी? सतलज नदी आके मिलती है, सॉरी चिनाब नदी आके मिलती है। कौन सी नदी मिलेगी? चिनाब नदी आके मिलेगी। तो सतलज की सब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? सतलज है, क्योंकि सतलज में, सॉरी चिनाब है। सबसे बड़ी सहायक कौन सी है भैया? चिनाब नदी है। चिनाब में आके कौन सी मिलती है? झेलम। चिनाब में ही आके कौन सी मिल जाती है? सतलज। और ये चिनाब जो आके किस में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। तो सिंधु ये नदी हो गई मेन नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक हो जाएगी चिनाब। चिनाब में जाके मिलेगी सतलज, इसी में जाके मिलेगी झेलम, इसी में मिलेगी रावी, इसी में मिलेगी ब्यास। तो झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? सब सिंधु की सहायक नदियां हैं सब। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो सिंधु और सतलज का उद्गम भारत में न होकर इसका उद्गम, यानी जो इसका ओरिजिन होती है, ये मानसरोवर झील से होती है। कहाँ से होती है? मानसरोवर झील से। कहाँ से होगी भैया? मानसरोवर झील से होती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से। अरे यार, चाइना से होता है। उत्तराखंड कौन बोल रहा है? अरे यार भैया बताते हैं, सब बताते हैं। 2 मिनट अस्थिर रखिए ना। सोचो हमको ये देखिए, ये जो है सिंधु नदी, ये जो है सतलज नदी, इन दोनों का उद्गम भारत के बाहर चीन से होता है। अब 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था, सिंधु जल समझौता। इसके तहत भारत केवल 20% पानी यूज कर सकता है सिंधु का, और 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है। आपको पहली दृश्य में लगता होगा कि भारत के साथ नाइंसाफी है, लेकिन इसमें कोई खास वो नहीं है। आप समझिए भारत को क्या कहता है। पाकिस्तान ने इस नदी पर क्या बना रखा है? भारत ने इस नदी पर 20% पानी रोकने के लिए बांध बना रखा है, लेकिन ये बांध इतने पुराने हैं कि 20% जो पानी है, ये 20% रुक नहीं पाता है, 15% रुकता है। कितना परसेंट रुकता है? 15%, बाकी निकल जाता है। तो 5% जो एक्स्ट्रा चला जाता है ना पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान हमारे पे फाइन लगा देता है कि तुम एक्स्ट्रा 5 को काहे भेजा।
और भारत अब इसे मरम्मत करा रहा है, मतलब वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी देश के पानी को रोक सकते हैं, ये तो गैर कानूनी है। क्योंकि मान के चलिए अगर हम कहेंगे कि हम सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे या फिर झेलम का नहीं जाने देंगे, चिनाब या रावी, ब्यास, सतलज किसी का भी मना करेंगे, तो चाइना कहेगा ठीक है हम यहीं से मना कर देते हैं, नहीं जाएगा। तो इंटरनेशनल नदियों को आप रोक नहीं सकते हैं परमानेंटली, आप बांध बना सकते हैं। तो पाकिस्तान ससुरा नौटंकी करता है, भारत बांध बनाने जाता है तो उसको पता है कि भारत की कोई भी परियोजना बहुत धीमी चलती है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में केस ठोक दो, 20 साल में केस चलेगा। यहाँ की सरकार बदलेगी, योजनाएं बदल देगी। अब आप जरा सोचिए, अटल बिहारी जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, क्या उनके किसी भी योजना को मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में लाए थे? नहीं। ऐसा तो नहीं था कि उनकी सारी योजनाएं खराब थी। या फिर आप इन्हीं को देखिए, मनमोहन सिंह की जितनी योजनाएं थी उस सब की सब पलट धलट के नई हो गई मोदी जी के समय। तो पाकिस्तान को ये बात पता है कि भारत में अगर सरकार बदलती है तो योजना अच्छी है या बुरी, इससे बहस नहीं है। वैक्सीन अच्छा है या खराब है, इससे बहस नहीं है। भैया राजनीति यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो केस ठोक देता है भारत के ऊपर। तो आप ये सिंधु जल समझौता समझ गया, सिंधु जल समझौता समझ गया। आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला हो गया भैया आपका कौन सा, सिंधु जल समझौता। अब इसमें कुछ पूछता है आपसे कि इस पे कौन कौन सी वो थे सब, देखिए कि कौन कौन सा बांध था। तो देखिए, शाबाश दूल्हा, शाबाश दूल्हा तू झेल, बिया कैले तो हम झेलेंगे। शाबाश दूल्हा तू झेल, शाबाश दुल्हा तू झेल। सा से होता है सालाल परियोजना, बा से होता है बलगिहार परियोजना, स से होता है सतलज परियोजना, दुल्हन दुल्हा से होता है दुल्हस्ती परियोजना। ये सारी परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं, क्योंकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, इसमें पानी ज़्यादा रहता है। तो इस चिनाब नदी पे बहुत सारे परियोजनाएं हैं। सब कौन कौन सी परियोजना है भैया? तो सालाल बलगिहार सतलज दुल्हस्ती, सालाल बलगिहार सतलज दुल्हस्ती किस पर है? चिनाब नदी पर। किस पर है? चिनाब नदी पर है। सालाल बलगिहार सतलज दुल्हस्ती, सा से सालाल, बा से बलगिहार, स से सतलज, दुल्हा से दुल्हस्ती, किस नदी पे? चिनाब नदी। तू झेल, तू से तुलबुल परियोजना और झेल से झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेल से झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेल से झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। अरे अननोन आदमी कौन सी बोलता है रे तू, पॉलिटिक्स वाला काम इसमें मत किया कर। कौन नेता चोर है, कौन कैसा है, तो अपना देखो लोग, नेतागिरी छोड़ दो। 3 चीज में कभी किसी को दिमाग मत देना, एक धर्म वाले मैटर पे, एक लड़की वाले मैटर पे, एक राजनीति वाले मैटर पे। ये 3 साल ऐसा मैटर है कि आपका कुछ सुनेगा ही नहीं, वो अपने वाला करेगा। इसलिए जहाँ ये 3 चीज की बात हो वहाँ चुपचाप निकल जाइए साइड में, क्योंकि ये 3 ऐसे चीज है जो पढ़े लिखे लोग के बस की नहीं है। अब पढ़े लिखे लोग को यहाँ पर ये एकमात्र 3 ऐसा जगह है जहाँ पढ़े लिखे लोग की वैल्यू नहीं है। नेतागिरी में पढ़े लिखे की वैल्यू नहीं है। लड़की पटाने जाओगे, पढ़े लिखे रहोगे तो पैंट शर्ट अच्छा से पहनोगे, डिसिप्लिन में रहोगे। हाँ आइए बैठिए, तो कहेगी दूर से सुना कहेंगे ये कैसे लड़का है, एकदम बूढ़ है, इसको तो डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे रहना चाहिए, ये बाल झाड़ा रहना चाहिए, आधा लाल बाल, आधा हरा बाल, आधा पीला बाल, यही सब खोजेगी। धर्म के मैटर में तो सोचो पढ़बे मत करना, तो लोग सुनबे नहीं करेगा। सो चलो याद देगा। ये पंजाबी भाषा कौन लिख रहा है? चलिए देखिए बबुआ, यहाँ समझिए, शाबाश दूल्हा तू झेल, इसे शॉर्टकट में आप अपने कलम कॉपी से कहीं लिख लेंगे। सालाल परियोजना, बलगिहार परियोजना, सतलज परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, ये सारी परियोजना सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब नदी पर है। तू झेल से तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर,
तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। सिंधु नदी का कितना प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम 20%। सिंधु नदी पहाड़ों को जहाँ काटती है, वहाँ दो पहाड़ों को काट के जब निकलती है तो उसे कहते हैं सिंधु गार्ज। पहाड़ों के बीच जब कटाव ज्यादा हो जाता है तो उसे गार्ज कहते हैं। सतलज जब चीरते हुए निकलती है तो उसे कहते हैं सतलज गार्ज। तो ऐसा थोड़ी ना होगा किसी घोंचू लड़का ने ये क्वेश्चन गलत कर देगा कि एग्जाम में पूछेगा कि सतलज गार्ज कौन बनाता है, तो बोल देगा गंगा नदी। अरे भैया, सतलज गार्ज सतलजे बनाएगा। हाँ, अरे ऐसा कोई क्वेश्चन थोड़ी ना गलत कर देगा कि सिंधु गार्ज कौन बनाती है, तो मार देंगे कि आप यमुना नदी। ऐसा थोड़ी होता है यार। अब कोई कहेगा खान सर की पत्नी से शादी कौन किया था, तो कौन दूसर का नाम ले लोगे आप, हम ही किए होंगे। बेवकूफ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन थोड़े ना गलत करेंगे आप लोग। ये तो खुद ही बोल देगा एग्जाम में। चलिए ध्यान से, ये सिंधु नदी वाला झमेला खत्म हो गया। कौन सा झमेला खत्म हो गया? सिंधु नदी। सिंधु नदी में फाइनली जाके मिलती है कौन सी? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? चिनाब। इस सिंधु नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सबका पानी लेके सिंधु नदी कहाँ चली जाती है? कराची। कहाँ चली जाती है? कराची। कहाँ चली गई? कराची में। और कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। गिर गई अरब सागर में। कहाँ गिर गई? अरब सागर में। अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र देख लेते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग, शाबाश दूल्हा तू झेल, शाबाश से सालाल, बा से बलगीहार, स से सतलज, दूल्हा से दुल्हस्ती, चिनाब नदी। तुलबुल, तुलबुल से तुलबुल, झ से झेलम नदी, झेल से हो जाएगा झेलम नदी। जिसका शादी हो जाता है वो झेलने लगता है, जिसका नहीं होता है वो झेलने के लिए परेशान है। वो झेलने के लिए क्या है? परेशान है। चलिए देखते हैं हम लोग। आप इतना तो समझ ही गए होंगे आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं किधर, ये वाला एरिया में। कौन से एरिया में? इस वाले एरिया में। गंगा तंत्र बाद में, पहले ब्रह्मपुत्र तंत्र पढ़ लेते हैं। पहले छोटका छोटका पढ़ के निपटा देते हैं, उसके बाद ब्रह्मपुत्र तो पढ़ना ही है, गंगा तंत्र। किसी को दिक्कत है? ट्रिक का फुल फॉर्म फिर से देखो भैया, ट्रिक का फुल फॉर्म लिख देते हैं। शाबाश, नहीं कहते हैं चाबास, चाबास दूल्हा, दूल्हा तू झेल, तू झेल, शाबाश दूल्हा तू झेल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, सा से क्या होता है? सालाल। कहाँ गायब हो गया रे? कहाँ गायब हो गया? भाग गया था। सालाल। बा से बलगीहार, स से सतलज, दूल्हा से दुल्हस्ती। ये सारी परियोजनाएं किस नदी पर है? चिनाब। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। और इतनी परियोजनाएं, इतने बांध, इतने बिजली घर कोई छोटी नदी पे बनाएंगे तो नदी बंद हो जाएगी, कहीं हम नहीं बहेंगे। सोच रहा है इतना रोक रहा है हमको, तो इसके लिए कौन सी है? चिनाब। चिनाब, चिनाब। अब ये आ गए भैया तुलबुल। तू से तुलबुल, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, झेलम नदी,
तुलबुल परियोजना, झेलम नदी, तुलबुल परियोजना, झेलम नदी। हो गया, लिख लिए भाई। चलिए अब जरा हम ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेते हैं। हालांकि बचपन में आपको नदियों को पढ़ाया गया होगा तो बताया गया होगा कि नदी एक स्त्रीलिंग है, मतलब नदी से स्त्री होने का पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका नाम पुल्लिंग की तरह होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र, नाम में क्या पुत्र है, कृष्णा। कृष्णा भी तो स्त्रीलिंग हो ही नहीं सकता, कृष्ण भगवान से पढ़ा है कृष्णा नदी। तो वो कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो नाम जिनका पुल्लिंग की तरह होता है। बचपन में हम लोग को हिंदी के मैडम पढ़ाया करती थी, हिंदी बाउंस कर जाता था यार क्या पढ़ा रही है। और उसमें एक तो संस्कृत का व्याकरण होता था, पठती पठत पठावा, पठत पठत पठंती। यार ये तो हमको समझ में नहीं आया आज तक। बहुत टफ होता है। हालांकि मैट्रिक के एग्जाम जब था तो डर के मारे पूरा याद कर लिए थे, लेकिन समझ में तो आज तक नहीं आया। बहुत टफ है यार। खैर आप लोग को आता होगा, शायद हमारा ही आईक्यू कमजोर है इस मैटर पे, हिंदी संस्कृत के मैटर पे। आगे देखिए, ये वाला जो चीज है, ये है आपका कौन सा झील, ये झील जो है राका नहीं, मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील से नदी निकलती है, इस झील का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से, और ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में चली जाती है, बंगाल में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से कई क्वेश्चन आते हैं, इसके कई नाम हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो भी कहते हैं, सांगपो। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग क्या कहते हैं, इस ब्रह्मपुत्र नदी का एक और नाम है, सांगबो के अलावे एक और नाम है, उसे क्या कहते हैं भैया, तो प्योंगयोंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। लेकिन आपसे बस यही पूछेगा तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, सांगपो, इतना ही याद रखिएगा। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, सांगपो ये कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उन्हें भी आपको याद रखना है। इसमें सबसे प्रमुख है तीस्ता नदी, बंगाल में इसका विवाद चलता है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम इसका पानी बांग्लादेश को देवे नहीं करेंगे। अरे भैया ये कोई बात है, आप कौन संस्कृति को मानती हैं दीदी जी, बांग्लादेश मतलब ममता बनर्जी दी। अरे भैया हम लोग भारत के सनातन संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ तो जानवरों को लोग दया की भाव से देखते हैं। हाँ, हम लोग जानवरों को भी अपने, मतलब आप देखिए हमारे यहाँ अगर कोई खाना खा रहा है, बगल में कोई बंदर आ जाता है तो भाई हम लोग उसको भी खाना खिला देते हैं, लो भैया तू भी खा ले, है कि नहीं। हम लोग उस पे आप करिएंगे पनीर नहीं जाने देंगे। अरे भाई साहब ये फालतू राजनीति का है की बात है। पानी चाहिए तो बिहार से बोलिए ना। कितना पानी चाहिए। हाँ, बगले में कोसी नदी है, एक बार विस्फोट करके उड़ा देते हैं लोग उधर का मिट्टी, विस्फोट करेंगे लोग उधर, मिट्टी उड़ जाएगा और उधर से घूम जाएगा। फिर इतना पानी जाएगा ना बंगाल में, इतना पानी जाएगा बंगाल में कि घर घर मछली मारी जाएगी, घर घर पे मछली मारी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यार बिहार बर्बाद हो गया पानी की वजह से, और आप खामखा में शेख हसीना से झगड़ा ले रही हैं। भाई इंटरनेशनल रिलेशन में झगड़ा लेना अच्छी बात नहीं होता है। आप बताओ भाई, हमको अपने पड़ोसियों से झगड़ा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जीवन में हमेशा काम आएगा कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो,
पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते हो। इसलिए कभी दोस्त से मन मुटाव हो जाएगा, उसे प्यार से मना लेंगे। पड़ोसी से कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, और अक्सर लोग पड़ोसी से लड़ाई कर लेते हैं। दोस्त कितना भी करीबी क्यों ना हो, आप तक पहुंचने में उसे वक्त लगेगा, और पड़ोसी जो है आपके बगल में ही रहता है, उसे पहुंचने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो वहीं पर है। अक्सर हम दोस्तों का ख्याल रखते हैं बट पड़ोसियों का कोई ख्याल नहीं रखते। गलत बात है। समझ में आ गया? कुछ कुछ तो ससुरा इतना ख्याल रखता है सब कि पड़ोसी का औलाद हो जाता है, उस कुछ ज्यादा ही ख्याल रख देता है। चलो ध्यान से देखते हैं आगे। तो ये एक तीस्ता नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। इसमें एक लोहित नदी मिलती है, एक मानस नदी मिलती है। मानस नदी के नाम पर ही मानस अभ्यारण्य था। तीस्ता लोहित, देखिए ये तीस्ता है और ये लोहित है। लोहित, लोहित किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। ये कौन सी है भैया? तो ये है भैया हमारी मानस नदी। ये तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है भैया? सिक्किम के पास से निकलती है। कहाँ से? तो यहाँ एक जगह है दार्जिलिंग। देखिए किसी किसी फेमस नदियों का उद्गम पूछेगा, किसी किसी फेमस नदियों का उद्गम पूछेगा, तो कौन से जगह पे? दार्जिलिंग वाला। कौन सा? दार्जिलिंग वाले पे। कौन से वाला पूछेगा? दार्जिलिंग वाले पे पूछेगा। किस पे पूछेगा? दार्जिलिंग वालों पे पूछेगा कि कहाँ से निकलती है भैया? दार्जिलिंग से निकलती है। कहाँ से? दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग से। और किस में जाके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। किस में जाके मिल जाएगी? ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा का बहुत बड़ा ड्रेनेज नहीं है, बट अकेले ब्रह्मपुत्रा में इतना पानी रहता है, इतना पानी रहता है कि भारत में सबसे बड़ी यानी पानी की मात्रा में ब्रह्मपुत्र है। लंबाई के मैटर पे गंगा से बड़ी कोई नदी भारत में नहीं है, लेकिन अगर पानी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पानी यही है ब्रह्मपुत्र नदी के पास। सबसे ज्यादा पानी कौन रखा है? ब्रह्मपुत्र नदी। सर्वाधिक पानी ब्रह्मपुत्र नदी। किसी को दिक्कत? ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। चीन में इसे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इस बांग्लादेश के लोग इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। यमुना नहीं, जमुना। जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। अब हम कौन सी नदी देखते हैं? गंगा नदी तंत्र। कौन सा देखते हैं? गंगा नदी तंत्र। देखिए गंगा नदी तंत्र में कौन सा है भैया? ध्यान से देखिए। गंगा नदी तंत्र में आपका आता है गंगा। यहाँ देखिए ये है आपकी गंगा नदी। अब गंगा नदी यहाँ से कैसे निकलेगी? ये गंगा ये उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री के पास से। गंगा कहाँ से निकलती है? एक तो वीडियो अलग से है, यूट्यूब पे देखेंगे उसको, वो लंबा कहानी है, केवल गंगे के पास। तो ये गंगा नदी निकलती है यूपी बिहार बंगाल होते हुए चली जाती है वहाँ पे। किस में जाके मिल जाती है? तो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जो ये ब्रह्मपुत्र आई है ना, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, आपस में दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये गंगा चली जाती है। गंगा का उद्गम जो होता है गंगोत्री के पास उत्तराखंड से होता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। अब यमुना के किनारे कुछ कुछ बहुत फेमस फेमस शहर है सब, राज्य है सब, जैसे पानीपत हो गया, पानीपत करीब में ही पानीपत जिला। दिल्ली हो गया, यमुना के ही किनारे है यहाँ पर दिल्ली। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना ही नदी के किनारे है। तो ये दिल्ली हो, ये यमुना हो गया, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई, गंगा की सबसे बड़ी सहायक। अब इस यमुना की जो सबसे बड़ी सहायक है वो चंबल नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है? चंबल है। कौन सी है? चंबल नदी। चंबल नदी जो है सबसे ज़्यादा काट छाट करती है। तो चंबल जाके मिलती है यमुना में, यमुना जाके मिल जाती है गंगा में। यमुना जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा में। गंगा में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। गंगा में नदियों के मिलने की कोई कमी नहीं है।
हाँ, पद्मा आगे जाके मिलाएंगे, मेघना बनेगा, अभी बंगाल में जाने दीजिए फिर मिलाते हैं। पच्चीस सौ पच्चीस किलोमीटर है, गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 25 25 याद रखिएगा, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। आगे देखते हैं लोग, इसके नीचे काफी ज्यादा नदियां हैं, केन, बेतवा, काली सिंध, सिंध बेतवा केन, ये सब नीचे नदियां हैं। नीचे में कौन सी है? बेतवा नदी है और केन नदी है, ये दो ठो फेमस याद रखिएगा, बेतवा और केन। देखिए, चंबल बेतवा केन, चंबल बेतवा केन, ये किसकी सहायक हो जाएगी? चंबल बेतवा केन किसकी सहायक हो जाएगी? चंबल बेतवा केन यमुना की सहायक हो जाएगी। चंबल बेतवा केन किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना की। चंबल बेतवा केन किसकी सहायक हो जाएगी? यमुना की। यमुना की सहायक हो जाएगी। किसकी सहायक होगी भैया? यमुना की सहायक होगी। सोन नदी यहाँ नहीं है, सोन नदी नीचे है, वो सीधे गंगा में जाके मिलती है सोन। तो देखिए, नीचे से मेनली 3 नदियां याद रखिएगा, चार नदी जो फेमस है, चंबल बेतवा केन, तो ये तीनों यमुना में मिल जाएगी। यमुना खत्म हो जाएगी, यमुना जी इलाहाबाद में संगम हो जाएगा। सरस्वती नदी यहाँ मिलती थी बहुत पहले, अभी वो भूमिगत हो गई है, वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे हैं। आगे देखिए, ये जो नदी है, ये नदी का नाम क्या है? सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी है। ये कौन सी नदी? सोन नदी है। ये सोन नदी जो है, ये पटना के पास एक जगह है कोइलवर, पटना से थोड़ा सा पहले है कोइलवर। अभी जस्ट वहाँ अब्दुल बारी सेतु, एक नया कोइलवर ब्रिज चालू हुआ है, तो पुराने वाले का नाम अब्दुल बारी सेतु है। लेकिन वहीं पर जो वशिष्ठ नारायण जो गणितज्ञ थे वहीं के थे, तो वशिष्ठ नारायण पुल नाम हो जाएगा उसका। पुराना वाला अब्दुल बारी सेतु था, वो 1857 की क्रांति, मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी में रहे थे, तो उनके नाम पर है, और ये गणितज्ञ है तो इनके नाम पर है। अच्छी बात है भाई, ऐसे महापुरुषों के नाम पर होना चाहिए। बहुत बड़े वशिष्ठ नारायण जी बिहार के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, उन्हें बिहार का रामानुजन कहा जाता था। तो ये नीचे से ये नदियां हो गई सब, किसी को दिक्कत? अब थोड़ा सा नीचे वाला तो देख लिए, बिहार में बहुत सारी नदियां जाके मिल जाती हैं, जैसे फल्गु नदी मिल जाती है, निरंजना नदी मिल जाती है, तो छोटा छोटा नदियां वो आपसे नहीं पूछेगा। अब इसकी एक शाखा हो जाती है नीचे, इसी से एक टूट कर निकल जाती है जिसका नाम है हुगली। तो जो बंगाल में है, कलकत्ता में है, कलकत्ता में गंगा नदी नहीं है, कलकत्ता में इसकी एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसका नाम है हुगली। हुगली नदी पर है हमारा कलकत्ता बंदरगाह। हुगली नदी पर क्या है? कलकत्ता बंदरगाह। हुगली नदी पर कलकत्ता बंदरगाह। बंगाल में जो आपकी ये नदी है गंगा नदी, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, 20-22 किलोमीटर है, लगभग 50 किलोमीटर बंगाल में पड़ेगी। इतने दूरिया को बंगाली लोग भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। हालांकि शास्त्रों में गंगा का कई बार जिक्र भागीरथी के रूप में आया है। आप बाहुबली में भी देखेंगे, देखिए गाना भी है उसमें, देख भागीरथी खुद तेरे गोद में चले आए, ऐसे करके एक श्लोक है, शंकर जी का बहुत बड़ा भजन है महाकाल का। तो भागीरथी, हालांकि उत्तराखंड के लोग भी इसे भागीरथी ही कहते हैं, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी। हालांकि पौराणिक कथाओं में बहुत बड़ी कहानी है इसकी, एक लंबी कथा है इन नदियों के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी एक शाखा हो गई हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। कौन नदी? हुगली नदी। अब हुगली तो इसकी एक शाखा हो गई। अब ऊपर में देखिए 3-4 नदियों के बारे में ऊपर से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऊपर में एक नदी आएगी राम गंगा नदी, राम जी की गंगा, राम गंगा नदी हो जाएगी। ऊपर से एक नदी आएगी घाघरा नदी, जिसे हम लोग सरयू कहते हैं। तो राम गंगा राम जी से, और राम जी की नगरी अयोध्या सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी ही घाघरा है, सरयू नदी घाघरा है। अयोध्या से पहले उसे सरयू कहते हैं, आगे उसको घाघरा कहते हैं, आगे उसे क्या कहते हैं? घाघरा के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है? घाघरा। बट घाघरा तो भैया यहाँ खत्म नहीं होगी, वो तो भैया बिहार तक आएगी घाघरा। तो देखिए ध्यान से, ये राम गंगा नदी, उसके बाद गोमती नदी, राम गंगा गोमती, और गोमती के बाद घाघरा, जिसे हम सरयू कहेंगे, गोमती के बाद घाघरा। तो उत्तराखंड से निकलती है राम गंगा नदी,
उत्तराखंड से निकलेगी रामगंगा नदी, उसके बाद गोमती नदी, रामगंगा, गोमती, सरयू नदी। सरयू को आगे जाती है तो इसको घाघरा कहते हैं, बिहार के छपरा में आके गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ पे ये 3 ठो याद रखेंगे। ये कौन सी है भैया? ये नदी जो है ऊपर वाली, ये आपकी नदी है, ये आपकी रामगंगा, ये गोमती, ये सरयू, इसी को हम कहते हैं घाघरा। सरयू इसको क्या कहेंगे? घाघरा कहेंगे। कहाँ से निकलती है भैया? तो ये नेपाल से निकलते हैं सब। लेकिन ये तो दोनों नेपाल से निकलेंगे। ये पूछ देगा रामगंगा कहाँ से, तो रामगंगा से क्वेश्चन आए भी हुए हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को होकर कौन सी नदी गुजरती है। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को होकर ये रामगंगा नदी गुजरती है। हालांकि कन्नौज शहर इस नदी के किनारे है। इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को, इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। कन्नौज का युद्ध बड़ा फेमस था। कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इतिहास में। इधर से प्रतिहार गए थे, उधर से पाल आए थे, नीचे से राष्ट्रकूट वंश वाले आए थे। बहुत भीषण युद्ध हुआ था कन्नौज पर अधिकार के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गई यहाँ पे, ये सरयू नदी है। राम जी देखिए जब वनवास काट के आए तो बाद में सीता जी का जब अग्नि परीक्षा हुआ तो फिर सीता जी को बहुत बुरा लगा, फिर सीता जी धरती में समा गई, फिर राम जी का पूरा परिवार इससे आज बहुत दुखी हुआ, फिर वो सरयू नदी में ही चलते। तो अयोध्या की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ है? सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के। और वही कृष्ण भगवान को देखेंगे तो मथुरा, मथुरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। मथुरा किसके किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। और ये सरयू नदी हो गई। अब गंडक देखते हैं बिहार में। बिहार में 2 सबसे खतरनाक नदी भाई साहब, एक इस साइड से आती है नेपाल से गंडक, और एक उस साइड से आती है भैया। गंडक के बाद उस साइड में आपकी कोसी। इधर गंडक डुबा देती है पानी से, इधर कोसी डुबा देती है पानी से। गंडक और कोसी बहुत ही ज्यादा डुबा देते हैं। गंडक नदी और कोसी नदी पूरी तरह से डुबा देते हैं। गंडक एंड कोसी, गंडक और कोसी, गंडक और कोसी। बिहार का शोक, बिहार का दोष, बिहार का शत्रु, बिहार का सौरव ऑफ बिहार, बिहार में दुख का कारण, ये सब ये कोसी नदी है। कोसी नदी को हम विश्वासघाती नदी कहते हैं क्योंकि ये नेपाल के पहाड़ों से निकलती है और इतनी रफ्तार में आती है कि दिशा बदल देती है। तो ये हो गई आपकी कोसी नदी। और ये गंडक नदी, गंडक नदी। ये गंडक और कोसी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। गंडक और कोसी कहाँ से निकलेगी? उत्तराखंड से। कोसी में पूछेगा नेपाल, उत्तराखंड कह रहे हैं, नेपाल से पूछेगा कोसी में कि कोसी को नेपाल में लोग क्या कहते हैं? तो सप्त कोसी, क्योंकि वहाँ 7 नदियों से मिलकर बनी होती है। गंगा को बंगाल में क्या कहते हैं? भागीरथी। उत्तराखंड में क्या कहेंगे? भागीरथी। अब हम आपको नदियों को पूछते हैं, आप बताइए कौन सी नदी है? ये बोलिए तो बबुआ, ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है ये? चंबल, चंबल। ये नदी बताइए कौन सी नदी है? ये नदी, नदी कौन सी है ये? सोन नदी। ये नदी बोलिए। इस नदी को बंगाल में उसी नदी की शाखा है हुगली नदी। अब जब यहाँ से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश के लोग इसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश के लोग इसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। जबकि यही बांग्लादेश के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कह रहे थे, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कह रहे थे। जब इनका संगम हो जाता है तो इसे मेघना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। इसे किस नाम से जानेंगे? मेघना के नाम से। तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा और इसे जमुना, इसे जमुना। अब इसे याद रखने में लड़का बड़ी भुला जाता है, तो आप एक कॉमन सेंस लगाइएगा ताकि एग्जाम में आप ना भूलें। एक बात बताइए, गंगा का नाम ऐसा तो थोड़ी होगा कि गंगा नाम हिंदुस्तान में इसका नाम है गंगा और उधर चल जाएगी तो जमुना हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा भैया। गंगा जमुना अलग है। गंगा का नाम बदलना है तो एक बार जमुना में नहीं ना बदल देंगे।
तो कोई मिलता जुलता नाम, तो आपको तो 2 नाम दिमाग में रहता ही है, तो भैया पद्मा रख देते हैं। अब बच गया ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना के साथ जोड़ सकते हैं, हो गया। तो एक दिमाग में थोड़ा सा, दिमाग में इसको ध्यान से रखिएगा, किसी को तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़े। सोन नदी मध्य प्रदेश से आती है, हाँ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से आती है, मध्य प्रदेश के पास अमरकंटक से आती है। मध्य प्रदेश के पास एक जगह है अमरकंटक। कौन सा जगह है? अमरकंटक। अमरकंटक से आती है मेनली। कहाँ से? अमरकंटक से। तो ये हो गई गंगा की हिस्सा। अब आपसे हम पूछते हैं, कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई या सोन नदी हो गई, ये किस पहाड़ी से निकलते हैं? किस पहाड़ी से निकलते हैं? हम नहीं बताएंगे, आप बता देंगे तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो हम बतेबो नहीं करेंगे। पहाड़ बता दिए। एगो बोकवा कर रहा है सतपुड़ा। अरे बौका, सतपुड़ा अगर हेलेगी तो ये ना है रे बकलोलवा सतपुड़ा। मतलब नदिया को तुम पहाड़ हिला रहा है कि सतपुड़ा हेल के बाद, नर्मदा हेलने के बाद, नर्मदा को नदी कह गया रुका रुका, नर्मदा जी थोड़ा रुक जाइए, हमको हेल जाने दीजिए विंध्याचल। फिर विंध्याचल है रे बकलोलवा, सतपुड़ा नहीं है रे, विंध्याचल है, विंध्याचल है। विंध्य पर्वत भी बोल सकते हैं या विंध्याचल भी बोल सकते हैं, विंध्य भी कह सकते हैं, विंध्याचल भी कह सकते हैं। अब देखिए, गंगोत्री से निकलती है गंगा, यमुनोत्री से निकलती है यमुना। यमुनोत्री के पास एक बहुत ही फेमस पर्वत है, उस पर्वत का नाम कितने लोग बता सकते हैं? उस पर्वत का नाम है बंदर पूंछ। यमुनोत्री के पास एक बहुत फेमस पर्वत है जिसका नाम है बंदर पूंछ। क्या नाम है? बंदर पूंछ। बंदर पूंछ पर्वत से निकलती है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं। ये तो नदी इधर वाली थी, सिंधु नदी और उसका पूरी फैमिली, बीच में गंगा नदी और उसकी फैमिली, और इस साइड में थी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी पूरी फैमिली। अब हम लोग को देखना है इस साइड में प्रायद्वीपीय नदियों में। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है अमरकंटक। यहाँ से सोन नदी ऊपर चली जाएगी, नर्मदा नदी इधर आ जाएगी और महानदी उधर चली जाएगी। तो ये हो गई महानदी और ये हो गई सोन नदी और ये हो गई हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। तो ये अमरकंटक जो है बहुत ही धार्मिक जगह है। अमरकंटक बहुत ही धार्मिक जगह है। अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां। अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी वो 3 नदियां निकलती हैं? तो ऊपर में निकलती हैं आपकी सोन नदी, ऊपर में सोन, पूरब में मध्य महानदी और पश्चिम दिशा में आपका नर्मदा नदी। पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और इसी नर्मदा नदी के नीचे से निकलती है सतपुड़ा, ताप्ती नदी। नर्मदा के नीचे से ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां पर्वतों के बीच में बहती हैं। नर्मदा के ऊपर में है तो आपका विंध्याचल पर्वत और नीचे में है सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा के नीचे में आपकी ये ताप्ती है, ताप्ती के नीचे आपके कौन सी पर्वत है भैया? अजंता पर्वत। तो पर्वतों के बीच बहने के कारण इन्हें हम कहते हैं भ्रंश घाटी में, यानी रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियाँ। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है नदियाँ। ये क्या बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी उसे कहते हैं जो कचड़ा लाई है अगर समुद्र में गिरा दी तो उसे एस्चुरी कहेंगे, अब मुँह पे रख ले तो उसे डेल्टा कहते हैं। तो भैया दोनों और पहाड़ है तो साइड साइड से जाने का रास्ते नहीं है, अब मुँह पे कचड़ा रख देगी तो नदियाँ जाएगी कैसे? इसलिए उलाट देती है। तो उलाट दी तो ये क्या हो गई? एस्चुरी बना दी। इसके ऊपर से आती है साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि साबरमती नदी किस पहाड़ी से निकलेगी? ये जो साबरमती नदी है किस पहाड़ी से निकलेगी? कितने लोग बता सकते हैं भाई? साबरमती किस पहाड़ी से निकलेगी?
हो गया, सबका सही है। अरावली, अरावली, अरावली। अब इधर से देखते हैं भैया, ये वाली जो नदी है ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। भाई साहब ये थोड़ा सा कचरा जमीन पे रख देती है और थोड़ा सा कचरा समुद्र में गिरा देती है, इसलिए ये डेल्टा भी बनाती है। ये जो जमीन पे कचरा रख दी वो डेल्टा, और जो अपने साथ ये नदियां जो अवसाद को लेकर आई हैं, जो कचरा अवशेष जो छांट छांट के मिट्टी काट के लेके आई हैं, इन कटी हुई मिट्टी को जब हम आगे फेंक देते हैं तो ये बना देती है डेल्टा। अब ये नदी इतनी पुरानी है कि इतना बड़ा ये एस्चुरी बनाती है कि भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी यही बना देती है। इसे हम बूढ़ी गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाए, बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं क्योंकि गंगा के जस्ट दक्षिण में इसे काफी पवित्र नदी माना जाता है, तो इसे दक्षिणी गंगा या फिर बूढ़ी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक इसके नीचे बहती है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र से ही निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक इसके नीचे कौन सी निकलती? कृष्णा नदी। ये है आपका कृष्णा नदी और ये है गोदावरी नदी। इन दोनों के बीच की जगह को हम कहते हैं केजी बेसिन, जो गैस और पेट्रोलियम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केजी बेसिन। कौन सा? केजी बेसिन। किसके लिए? केजी बेसिन। कौन सा जगह भैया? केजी बेसिन। तो ये आपका हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका केजी बेसिन से। गोदावरी के से हो जाएगा कृष्णा। तो कृष्णा एवं गोदावरी के बीच में जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं? केजी बेसिन कहते हैं। क्या कहेंगे? केजी बेसिन के नाम से जानते हैं। कृष्णा एवं गोदावरी के बीच की जगह को हम केजी बेसिन के नाम से जानते हैं। कृष्णा एवं गोदावरी के बीच की जगह को केजी बेसिन के नाम से जानते हैं, जो गैस एवं पेट्रोलियम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। गैस एवं पेट्रोलियम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब इसके नीचे आ जाती है आपकी कावेरी नदी। ये कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में चली जाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। अब ध्यान दीजिए, कावेरी नदी जो है पूरी तरह से वो दक्षिण भारत में है, वो बीच में नहीं है, पूरी तरह से दक्षिण भारत में। तो कहेगा कि दक्षिण भारत की गंगा। तो देखो भैया, गोदावरी तो आप मार ही नहीं सकते हो क्योंकि गोदावरी दक्षिण भारत में नहीं है, वो भारत के बीच में है। दक्षिण मतलब नीचे होता है, तो ये तो बीच में है। तो कहेगा दक्षिण भारत की गंगा, तो भैया ये तो बीच में है, ये तो मार ही नहीं सकते। तो ये हो जाएगी कावेरी नदी। लेकिन कहेगा कि दक्षिणी गंगा, तो भैया मेन गंगा के तुलना में, मेन गंगा के तुलना में तो ये तो दक्षिण में है ही है, तो मेन गंगा की तुलना में कहेगा दक्षिणी गंगा तो हो जाएगी गोदावरी नदी। बूढ़ी गंगा तो गोदावरी नदी। लेकिन जब कहेगा कि दक्षिण भारत की गंगा, तो ये तो दक्षिण भारत में है ही नहीं, ये तो मध्य भारत में है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। बोलिए, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। हो गया? चलिए बढ़िया है। तो अब हम आपको कुछ याद करा देते हैं कि कौन सी नदी निकलती कहाँ से है। मेरी ओर देखते चलिए और याद करते चलिए कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से। कावेरी निकलेगी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। कावेरी 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 कर्नाटक के ब्रह्मगिरी। अब देखते हैं ये कौन सा हो जाएगा भैया? ये आपकी कृष्णा नदी। कावेरी के ऊपर कृष्णा नदी,
ये महाबलेश्वर, कृष्णा नदी 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 महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। गोदावरी नदी नासिक, गोदावरी नदी नासिक, गोदावरी नदी नासिक, गोदावरी नासिक, गोदावरी नासिक, गोदावरी नदी नासिक, गोदावरी नदी नासिक। बेसिन क्या होता है? नदी, नदी के पानी जहां तक फैल सकता है, बाढ़ आने के बाद नदी का पानी जहां तक फैल जाता है उसे हम लोग कहते हैं नदी का बेसिन है। वो क्या है? नदी का बेसिन है। यानी नदी के अगल बगल के जो जितने जिला रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। क्या कहेंगे? नदी बेसिन कहेंगे। याद रहेगा। अब देखिए अमरकंटक से कितनी नदियां? भैया अमरकंटक से 3 नदियां। अमरकंटक में कितनी नदियां? 3 नदियां। अमरकंटक से कितनी नदियां? 3 नदियां। कौन कौन सा? भाई साहब देखिए, ये है नर्मदा, ये है आपकी सोन, और ये है आपकी महानदी। नर्मदा, सोन, महानदी। नर्मदा, सोन और 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 महानदी। अरावली से अमरकंट, अरावली से निकलेगी ये आपकी साबरमती नदी। सबसे प्रदूषित हो जाती है साबरमती नदी। सबसे प्रदूषित कहेगा तो साबरमती नदी। सबसे प्रदूषित कहेगा तो साबरमती नदी। सबसे प्रदूषित साबरमती नदी। महात्मा गांधी, अरे साबरमती के वो तो हो गया। आगे बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आप लोग का क्लास अब लगेगा। आज के लिए इतना ही, आगे का क्लास कल लगेगा रात में। मॉर्निंग में नहीं होगा, रात में ही होगा। या तो 8 बजे होगा या तो 9 बजे होगा। नोटिफिकेशन भेज देंगे।